नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं जीवों के वर्गीकरण के बारे में, जो कि बायोलॉजी का टॉपिक है। और साथ में ही जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, सिविल सर्विसेज होती है, उसमें भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। देन क्योंकि यहाँ पर क्लासिफिकेशन कहा गया है समस्त जीवों का, तो ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। विभिन्न प्रकार की जब हम डिसीज़ पढ़ते हैं कि ये जीवाणुओं से संबंधित रोग या विषाणुओं से संबंधित रोग, तो हमें उनके नाम याद रखने पड़ते हैं। तो उसी पर्पज़ से हमें जीवों का वर्गीकरण समझना अत्यंत आवश्यक है। तो जीव यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या जितने भी एनिमल्स होते हैं हम उन्हीं को जीव कह रहे हैं? तो यहाँ पर जीवों का मतलब है समस्त पृथ्वी पर जितने भी बायोटिक फैक्टर्स हैं, लाइक पौधे, क्योंकि हमें पता है जगदीश बसु ने कहा भी है, साबित भी किया है कि पौधों में भी जीवन होता है, तभी तो वो ग्रोथ करते हैं, प्रजनन करते हैं, राइट, वृद्धि करते हैं। और इसी प्रकार अगर हम बात करें क्या सूक्ष्म जीव भी इसके अंतर्गत आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई खाना रखा है, अगर वो बहुत दिनों तक ऐसा ही रखा जाता है तो वो खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रोथ कर लेते हैं, तो वो भी अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, अर्थात वो भी जीव है। तो हमारे पृथ्वी पर जितने भी बायोटिक फैक्टर्स है उसको क्लासिफाइड किया गया है विभिन्न कैटेगरियों में, जिससे कि उसका स्टडी जो होता है आसान होता है। और स्टडी आसान होने से हम उसके विभिन्न पर्पस में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि होता भी है। तो इन्हीं सब टॉपिक पर हम बात करेंगे, एक लाइट इंट्रो देखेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ वीडियो का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम आज केवल क्लासिफिकेशन का एक जो है बेस तैयार करेंगे, एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। इसके बाद हमारे वीडियो जो है काफ़ी डिटेल में आने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको सिलेबस के दर्शन करवाते हैं। ये एमपीपीएससी का सिलेबस है, जिसमें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, पेपर 3 है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिट 3 है, यहाँ पर दे रखी है। तो अब हम ये टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये जो सूक्ष्म जीव, इसकी फर्स्ट में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है जंतु एवं पौधों का वर्गीकरण। तो हम क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण ही पढ़ रहे हैं, इस पर्पस से ये जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है हिंताजन्य रोग, यानी कि किसी जो भी पोषक तत्व या किसी चीज़ों की कमी से जो रोग होते हैं, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इनफैक्ट हम यहाँ पर जो सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले रोग हैं उनको भी देखेंगे। तो इसीलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिल्कुल हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स नहीं कहेंगे, जो भी हमारे जीव हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, लेकिन एक इतिहास हम इसका देखेंगे कि क्या आधुनिकता या औद्योगिकरण आने के बाद ही हमारा इस बात की ओर ध्यान आकर्षित हुआ है, या इसके पहले भी हमसे जो हमारे पूर्वज रहे हैं उन्होंने कोशिशें की है। तो बिल्कुल इसके ऊपर कहीं कोशिशें हुई हैं। अगर हम बात करते हैं इसी क्रम में सबसे पहले चरक की, अगर हम चरक की बात करें तो हमें पता है चरक का सबसे पहले तो हमें टाइम पीरियड याद होना चाहिए। तो ये कुषाण के काल में रहते थे और मौर्योत्तर काल के अंतर्गत आता था। ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य था उसके बाद जो मौर्योत्तर काल आया था, मौर्योत्तर काल में जो है कुषाण उसमें आए थे, विदेशी लोग थे, और उन्हीं के दरबार में चरक एक आयुर्वेदाचार्य रहते थे। इनकी एक प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है चरक संहिता। इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया। अगर हम आज के जो हमारे इस टॉपिक के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं केवल हम, तो इन्होंने अपनी बुक जो चरक संहिता थी उसमें 200 प्रकार के जंतुओं और 340 प्रकार के विभिन्न पौधों का वर्गीकरण किया है उनके गुणों के आधार पर, अर्थात उनको सूचीबद्ध किया है। उनके मन में जब आसपास वो देखते थे विभिन्न प्रकार के जंतु या डिफरेंट टाइप के पौधे जो होते थे, तो उन्होंने उनको सूचीबद्ध किया है कि ये इसमें आना चाहिए क्योंकि ये पर्टिकुलर जो प्लांट है वो इससे समानता रख रहा है, या ये एनिमल इसमें आना चाहिए जो इसमें समानता हो रही है। तो इससे जो है काफ़ी हद तक
ये जो है हेल्पफुल रहा। लेकिन इसके बाद के अगर हम कहें कि हालांकि कोई निश्चित आधार जो है पेश नहीं कर पाए वर्गीकरण का, तो हम बात करते हैं यूनान के रिस्पेक्ट में। तो क्रेटस और अरस्तु, इन्होंने भी जो है इस प्रकार की कोशिशें की थी। विभिन्न प्रकार के जंतु और पौधों के बारे में ये काफ़ी अपनी पुस्तकें लिखते थे। और हम तो जानते हैं कि अरस्तु जो है यूनान के दार्शनिक है, दार्शनिक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे ये, ठीक है। और इन्हें हमें पता है फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं हम, और इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। बायोलॉजी वो शाखा होती है विज्ञान की जिसमें कि जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, और जूलॉजी जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जूलॉजी होता है। तो इनके फादर जो है अरस्तु को कहते हैं। और अरस्तु की हम बात करें तो यूनान के एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक थे सुकरात। जब कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप सुकरात के विचार ज़रूर देखते होंगे, या सुकरात नाम काफ़ी फेमस है। इनके एक शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य जो थे वो थे कौन? अरस्तु। तो अरस्तु ने भी इस प्रकार से कोशिशें की थी। अब हम बात करते हैं आगे, इसी क्रम में बात करते हैं थियोफ्रास्टस की। थियोफ्रास्टस का जो टाइम पीरियड है बेसिकली ये भी बीसी का है, अर्थात 370 से 285 बीसी। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कि इन्होंने कितने समय पहले ही जो है क्लासिफिकेशन की रूपरेखा को तैयार कर दिया था। बीसी, बिफोर क्राइसिस की हम बात कर रहे हैं। तो यानी कि इस समय हमारे यहाँ पर तो मौर्य काल चल रहा था, 322 से स्टार्ट हो गया था, 322 बीसी में नंद वंश था, फिर मौर्य वंश था, ठीक है। तो उस समय जो यूनान में, जो यूनान नहीं कहेंगे, जो यूरोप में थियोफ्रास्टस नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने पौधों का काफ़ी विस्तृत अध्ययन किया और पौधों की आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी अर्थात उनके बाह्य गुणों के आधार पर, रचना के आधार पर अपनी एक पुस्तक तैयार करी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। राइट, यहाँ पर या भी आएगा हिस्टोरिया, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो इन्होंने अपनी बुक जो हिस्टोरिया प्लांटेरम थी उसमें लगभग 480 प्रकार के पौधों को वर्गीकृत किया है, ठीक है। किसके बेस पर? मॉर्फोलॉजी के बेस पर। मॉर्फोलॉजी वो एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि किसी भी जीव या पौधे की बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो उसकी, क्योंकि उस समय कोई माइक्रोस्कोप तो बने नहीं थे, तो उन्होंने 480 प्रकार के पौधों का जो है एक वर्गीकरण तैयार किया और काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान साबित हुआ। भविष्य में प्लांट्स को लेकर इनके जो बुक्स थी इनसे काफ़ी मदद मिली, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी की संज्ञा दी जाती है। अभी हमने ऊपर बात करी थी अरस्तु की, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है आई थिंक वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर आने वाले समय में जॉनरे नाम के एक व्यक्ति आए 1686 में। कितना ड्यूरेशन है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। काफ़ी समय पहले की बात हम कर रहे हैं, लगभग 700-800 साल बाद जॉनरे ने हिस्टोरिया जेनरेसिस प्लांटेरम नाम की एक बुक लिखी जिसमें इन्होंने पौधों के बारे में मतलब वर्गीकरण को पेश किया। अब इन्होंने वर्गीकरण को पेश किया तो डेफिनेटली थियोफ्रास्टस की बुक की भी इन्होंने मदद ली होगी, ठीक है। तो इनकी जो बुक्स है काफ़ी मिलती जुलते नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। थियोफ्रास्टस की हमें याद रखना है हिस्टोरिया प्लांटेरम, और अभी आगे जेनेरा प्लांटेरम भी आएगा, और जेनेरा भी एक बहुत फेमस व्यक्ति की बुक है, हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो हिस्टोरिया जेनरेसिस प्लांटेरम इनकी बुक थी। अब आते हैं जो वर्गीकरण के पिता कहे जाने वाले व्यक्ति, और कितनी ही एग्जाम्स में इनके बारे में पूछा गया है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या फादर ऑफ वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है केरोलस लीनियस को, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम वर्गीकरण का जो आधार पेश किया था वो आज भी जो है अपनाया जाता है, और काफ़ी मदद मिली थी उनके उस आइडिया से, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अर्थात वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, ठीक है। स्वीडिश वैज्ञानिक थे, स्वीडन के थे, और इन्होंने कई बुक लिखी थी जिसमें इनकी बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी,
जेनेरा प्लांटेरम, अभी हमने इस बुक के बारे में बात करी थी कि हिस्टोरिया प्लांटेरम थ्रियोफ्रास्टस की है। क्लासेस प्लांटेरम, क्लासेस मतलब जो विभिन्न जो फर्दर डिवीजन होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिलोसोफिया बॉटनिका, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध बुक्स थी जिसमें इन्होंने जीवों के वर्गीकरण पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है और अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो जो कैरोलस लिनियस थे, इन्होंने, हम आगे अभी पढ़ेंगे कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति सबसे पहले पेश की थी। अर्थात जो किसी भी जंतु, पौधे या किसी भी जीव का जो नाम होता है वह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पहला वंश का और दूसरा जाति का। तो ये इनके द्वारा पेश किया गया था बाइनरी सिस्टम, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं आर.एच. व्हिटकर के बारे में। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट वैज्ञानिक है, क्योंकि 1969 में इन्होंने भी कुछ अध्ययन करे कुछ बेसिस पर और संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में वर्गीकृत किया। संपूर्ण जीव जगत का अर्थ है कि सभी प्रकार के पौधे, सभी प्रकार के प्लांट, सभी प्रकार के वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें अपनी नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, सबको इन्होंने 5 भागों में वर्गीकृत किया कुछ बेसिस के आधार पर। और वो बेसिस इन्होंने क्या रखा कि भैया प्रोक्यूरेटिक है कि यूक्यूरेटिक है बंदा, मतलब जीव, उसको उसमें क्लासिफाइड करेंगे। और हमें पता है प्रोक्यूरेटिक हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में कि जिनमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। और यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें कि केंद्रक के चारों ओर केंद्रक की झिल्ली पाई जाती है और इनमें कई कोशिकांग भी पाए जाते हैं और इसमें एब्सेंट होते हैं। तो इसको बेसिस बनाया। वो किस प्रकार का पोषण लेते हैं, अर्थात वो स्वपोषी है, अर्थात वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जैसे कि हरे पौधे बनाते हैं, या वो जो है विषमपोषी, अपने भोजन पे निर्भर, दूसरों पे निर्भर रहते हैं, या वो मृतोपजीवी है अर्थात मृत पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, या वो परजीवी है। तो विभिन्न प्रकार के पोषण के आधार पर उनका वर्गीकरण को एक बेसिस रखा। उनकी जीवन शैली देखी कि इनका लाइफ साइकिल क्या रहता है, वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय, ये भी मैटर करता है। अर्थात एक कोशिका के बने हुए हैं कि बहुकोशिकाओं के। जीवों का विकासात्मक या जाति वृत्ति संबंध क्या है, तो ये 5 उन्होंने बेसिकली 5-6 बेस रखे, ठीक है। और इसके अलावा भी जैसे कि उनमें कौन कौन से जो है सेल ऑर्गन प्रेजेंट है, उस बात का भी ध्यान रखा। तो इन्होंने, हमने जो आगे इधर बात करी थी कि जो व्हिटकर साहब थे, इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को कितने भागों में वर्गीकृत किया, 5 भागों में वर्गीकृत किया। और ये 5 नाम हमें जो है याद रखने हैं, राइट। ये 5 नाम हमें याद रखने हैं। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ज़रूर, लेकिन विस्तृत रूप से इंडिविजुअली इन सबके ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे, या हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए। चलिए, तो जगत मोनेरा में जनरली एक कोशिकीय और प्रोक्यूरेटिक जंतु को रखा, और भी इसके गुण हम आगे देखेंगे। इसमें जो होते हैं मुख्य रूप से जीवाणु या बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटिस्टा में मुख्यतः अमीबा पैरामीशियम आते हैं। जगत प्लांटी मतलब समस्त जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो इसमें आते हैं। जगत फंजाई, इसमें कवकों को रखा जाता है। और एनिमिलिया अर्थात समस्त जंतुओं को जो होता है जगत एनिमिलिया में रखा जाता है। अब हम कैरोलस लिनियस का वर्गीकरण देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 3 मार्कर में पूछा जाए। तो कैरोलस लिनियस ने जो जीवों के नामकरण की विभिन्न पद्धतियों को इन्होंने द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। हम अगर आपको हम बताते, द्विनाम मतलब कि किसी भी जो कोई भी जंतु या पौधे या जीव है, उसकी जो उसका नाम है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होगा। पहला जो शब्द होगा वो वंश को शो करेगा, दूसरा जो होगा जाति को शो करेगा। जैसे कि हम बात करते हैं होमो सेपियंस, तो हमारा जो नाम है मतलब जो मनुष्य है उसको हमें पता है किस में डिवाइड किया गया है, होमो सेपियंस। तो होमो यहाँ पर वंश को बता रहा है और सेपियंस उसकी जाति को बता रहा है। और सेपियंस में और भी कई दूसरी जातियाँ हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि हम इकलौते ही रहें। और लीन, तो इन्होंने ये भी कहा कि जो उसके बाद जो होता है संबंधित वैज्ञानिक का नाम भी लिखा जाना चाहिए। तो लीनियस का लीन यहाँ पर लिखा हुआ है।
अब इसी प्रकार की एक और पद्धति प्रचलन में बाद में आई जिसको बोलते हैं त्रिनाम पद्धति। इसमें ऐसा कहा गया कि जब किसी जाति में स्थान विशेष के कारण भिन्नता आ जाती है तो उसके नामकरण में तीसरे नाम के रूप में उपजाति का भी प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं कौवे की, तो जो भारत में पाया जाने वाला कौवा है या बर्मा या लंकाई अर्थात श्रीलंका में जो होता है उसमें कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो कौवे का जो इसका साइंटिफिक नेम जो हुआ वो तो रहेगा कॉर्वस स्प्लेंडेनस, राइट। लेकिन विभिन्नता आ गई तो भारतीय कौवे में पीछे नाम लग गया स्प्लेंडस, और बर्मा के लिए इंसोलेंस, बर्मा मतलब यहाँ पर म्यांमार से संबंध है, और श्रीलंका का प्रोटोग्रेलास। ठीक है, तो इस प्रकार से भी उपजाति का नाम जो होता है लिखा जाना चाहिए और नामकरण की ये पद्धति जो होती है त्रिनाम पद्धति कहलाती है। आगे हम बात करें तो किसी भी जीव के नामकरण के कुछ सिद्धांत तो होते हैं, वो क्या होते हैं फटाफट देख लेते हैं। तो इसमें यही बताया है कि दो नाम होते हैं बेसिकली, पहला वंश को दूसरा जाति को दर्शाता है, और यदि आवश्यक हो तो तीसरा जो होता है उसकी उपजाति को प्रदर्शित करता है। जब हम इन नामों को इंग्लिश में लिखते हैं तो यहाँ पर ये बताया है कि हमें जीवों का नाम जो होता है लैटिन भाषा में लिखना चाहिए और उन्हें अंग्रेजी के अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, अभी तो हम हिंदी में समझने के पर्पज से लिख देते हैं। वंश का नाम सबसे पहले लिखा जाता है और उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए, और जाति का नाम जो होता है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। दो वंशों का एक नाम कभी भी नहीं हो सकता है, एक के अंतर्गत दो जातियों का नाम एक समान हो सकता है। ठीक है, किसी जाति के नाम को पहली बार प्रकाशित करने वाले लेखक का नाम जाति के बाद में लिखा जाता है, जिससे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है होमोसेपियस लिनास अर्थात लीनियस का नाम जो है बाद में रखा, यह में हम आगे बात कर चुके हैं। यदि किसी जीव के कई वंश और जाति नाम प्रकाशित हो तो प्रथम प्रकाशित नाम को ही जो होता है स्वीकार किया जाता है, राइट, उसी को अप्रूव किया जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि किसी वंश का नाम वैज्ञानिकों द्वारा किन्हीं कारणों से परिवर्तित कर दिया जाता है तो प्रथम नाम को प्रसारित करने वाले वैज्ञानिक का नाम जो होता है लिखा जाता है। ठीक है, इसको इग्नोर कीजिएगा, लिखा जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं पैंथेरा लियो की, तो जो पैंथेरा लियो है हमें पता है किसका जो है साइंटिफिक जूलॉजिकल नेम है, तो ये है टाइगर का। तो पहले इसका नाम एक्चुअल में जो लीनियस है, लीनियस ने ही इसको सबसे पहले क्लासिफाइड किया था, तो उन्होंने इसका नाम रखा था पैंथेरा लियो, लियो नहीं रखा था, उन्होंने रखा था फेलिस। लेकिन बाद में इसको जो है पैंथेरा लियो कहा जाने लगा, इसकी जाति क्योंकि बाद में खोजे हुई तो विभिन्न प्रकार के तथ्यों के आधार पर इसे बाद में लियो रखा गया, तो इसका नाम रखा गया पैंथेरो लियो और लास्ट में लिख दिया लीनियस। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट का ये मतलब है। कुल का नामकरण होता है उनके वंश में ही किसी एक के नाम के अंत में ईडी प्रत्यय को लगाकर जो है किया जाता है, ईडी प्रत्यय लगा दिया जाता है। ठीक है, अब जो है हम इसका जो है अब विभिन्न प्रकार के एक वीडियो में कुछ जंतु और पौधों के वैज्ञानिक नाम भी लिखेंगे, तब आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जीवों के खोज, नामकरण तथा वर्गीकरण में अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका जो समाधान है वो कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय आयोग करेगा। ठीक है, तो अब हमने 5 प्रकार के व्हिटकर के अनुसार जो जीव के वर्गीकरण के आधार देखे थे, हम सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। हमें पता है, हमने पढ़ा है कि व्हिटकर ने संपूर्ण जैव जगत को 5 भागों में विभक्त किया है। उसका सबसे पहला प्रकार है जगत मोनेरा। तो मोनेरा में उन सूक्ष्म जीवों को रखा है जो एक कोशिकीय है, जो प्रोकैरियोटिक थे और जिनमें की डबल मेम्ब्रेन जिनमें होती है कोशिकांगों में, जैसे रिक्तिका जैसे केंद्र की झिल्ली, और ये रिक्तिका नहीं है, वैक्यूल्स जो रिक्तिका ही होती है, वैक्यूल्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी ये क्या होती है, इसमें अनुपस्थित होते हैं, अर्थात जो स्पेशल ऑर्गन जो हम में होते हैं या प्लांट्स में होते हैं वो इसमें नहीं पाए जाते। इसमें लेकिन राइबोसोम पाया जाता है। अगर इसमें जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो प्राय वो अलैंगिक प्रकार का होता है। और इस प्रकार में कुछ ऐसे भी आते हैं जो स्वयंपोषी होते हैं और कुछ विषमपोषी होते हैं। उदाहरण है सभी जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया आदि। आपको जानना चाहिए कि साइनोबैक्टीरिया का एक नाम ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं, इसके एल्गी शब्द से हमें लगता है कि ये एल्गी यानी कि शैवाल रहा होगा, लेकिन ये एक साइनोबैक्टीरिया है।
जगत प्रोटिस्टा, तो जगत प्रोटिस्टा में जो अधिकतर है जलीय जीव ही होते हैं, सॉरी ये अधिकतर जल में ही रहते हैं, जैसे कि गीली मिट्टी हो गया, पानी तालाब में ही रहते हैं जनरली। ये एक कोशिकी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। अब यहाँ और उसमें क्या अंतर आ गया, वो प्रोकैरियोटिक थे और ये यूकैरियोटिक हो गया, अर्थात इनके जो केंद्रक होता है उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, इनका केंद्रक अर्थात विकसित होता है। और इनमें द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं। इसमें भी अगर जनन होता है तो लैंगिक अलैंगिक दोनों होता है। पोषण जो होता है स्वयं पोषी और विषम पोषी होता है, उसका उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। हालांकि इसके बारे में हम और भी आगे पढ़ेंगे। जगत प्लांटी जो तीसरे प्रकार का हमारा बड़ा सब ग्रुप है, उसमें जगत प्लांटी है, यानी कि किंगडम प्लांटी। तो प्लांटी मतलब इसमें समस्त प्लांट को रखा जाता है और ये बेसिकली क्या होते हैं, बहुकोशी होते हैं और स्वयं पोषी होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और जो पुराने दो हैं उनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन यहाँ पर जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। ये एक जगह पर स्थिर रहते हैं, घूमते फिरते नहीं है, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह इधर से उधर लग जाते हैं। कोशिकाओं में प्लास्टिड पाए जाते हैं जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें भी अलैंगिक लैंगिक दोनों प्रकार का प्रश्न होता है और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, इसीलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। जो इकोसिस्टम जब हम पढ़ते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर, अपघटक वगैरह, तो ये उत्पादक वाली रेंज में आते हैं। ये बहुकोशिकीय होते हैं और भोजन को स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखते हैं। हमने ये पढ़ा है कि ये स्वयंपोषी होते हैं, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो विषमपोषी भी होते हैं, जैसे कस्कूटा जिसको हम हिंदी में अमरबेल कहते हैं, और ये अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड करता है। और कुछ कीट भक्षी भी होते हैं, जैसे कि हमने कलश पादप का नाम सुना होगा जिसको पीचर प्लांट कहते हैं, वो जो होते हैं कीड़े मकोड़े खाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे प्लांट होते हैं। अब नेक्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन में अगला है 4th नंबर पे जगत फंजाई। फंजाई में समस्त प्रकार के कवक रखे जाते हैं और इनमें ये विशेषताएं होती हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि हम आगे भी इसके बारे में अच्छे से और डीप में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है जगत एनिमेलिया है और इसके जो है ये मुख्य रूप से गुण है, अर्थात ये बहुकोशिकीय होते हैं, विषमपोषी होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका होती है, इनको मेटाजर्स भी कहते हैं। इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और गति का प्रचलन होता है ओके, इसको मेटाजोन्स पढ़िएगा, मेटाजोन्स भी कहते हैं। ठीक है, जगत एनिमेलिया को। हालांकि जगत एनिमेलिया के बारे में हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इनमें प्लास्टिक है नहीं है, ये प्लास्टिड है। जो प्लास्टिड है एक प्रकार का सेल ऑर्गन होता है, तो इनमें प्लास्टिड जो होता है नहीं पाया जाता, इसीलिए विषमपोषी होते हैं, अर्थात दूसरों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। ये भोजन को जनरली ठोस रूप में ग्रहण करते हैं, इस अर्थात इनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। इकोसिस्टम के अनुसार इस जगत को उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं, जैसे कि जगत प्लांटी के यानी कि हरे पौधे को उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता था, उसी प्रकार से इनको जो है उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है। और जो जगत मोनेरा और फंजाई होते हैं ये डिकम्पोजर की श्रेणी में आते हैं। निम्न श्रेणी के को छोड़कर सभी में लैंगिक प्रजनन होता है और मांसपेशी की उपस्थिति के कारण संकोचन तथा विश्रांति की क्षमता होती है। इस समूह के भी कुछ जंतु जो होते हैं स्वभाव में परजीवी होते हैं, जैसे टैपवर्म या राउंड वर्म। ठीक है, जैसे हम बात करें जूं की, परजीवी होता है, अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है ना, तो उसी प्रकार से और भी बहुत कुछ, तो हम इसके बारे में आगे के वीडियोस में और पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो हमारे चैनल इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हैव अ नाइस डे। और हम अगले वीडियो में बात करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में एकदम डिटेल में। ठीक है, तो लगे रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।